नमस्कार। हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि HKRN के लोगों ने उनसे कहा था कि उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें खुशी है कि HKRN के सिस्टम को हरियाणा सरकार ने बनाया है। कुछ समय पहले ये ठेकेदारी प्रथा थी जिसमें शोषण होता था। ये काम कांग्रेस के समय में चलता था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में इतना शोषण होता था कि कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था। अब ठेकेदारों पर सब कुछ छोड़ दिया था। सीएम ने कहा कि मैनेज तरीके से पैसा पहुंचाने का काम राज्य सरकार ने किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर जो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 के कर्मचारी हैं, 1,19,861 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आज जो उनका मिनिमम पे स्केल है उसके माध्यम से 8% की बढ़ोतरी की गई है। और हमारे जो कौशल रोजगार के सभी भाई बहन हैं उनको आज इसका बड़ा लाभ मिलेगा। और 1 तारीख से 1 जुलाई से ये इफेक्टिव होगा। जो 1 जुलाई ये आई है, इससे उनको इसके अंदर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने जिला पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाल लिया है। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर सलामी गार्ड द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सलामी दी गई। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अशोक कुमार सहित सभी उप पुलिस अधीक्षक ने गुलदस्ता देकर पुलिस अधीक्षक का स्वागत किया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस मुख्यालय पर तैनात सभी अधिकारियों और शाखा प्रभारियों ने उनके कार्यालय में मुलाकात की। जशनदीप सिंह रंधावा ने अपना पदभार संभाल लिया है। इसके बाद उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की और तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। जशनदीप सिंह ने पुलिस अधीक्षक का पदभार संभाल लिया है, जिसके बाद तमाम पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। पदभार ग्रहण करने के बाद जशनदीप सिंह ने अफसरों के साथ बैठक की और तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार लोगों की समस्याओं को अधिकारियों द्वारा निरंतर सुना जा रहा है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से भी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि समाधान शिविर में जो शिकायत मिले संबंधित विभाग समय रहते शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करे और शिकायत के निवारण की सूचना संबंधित प्रार्थी को भी दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाधान शिविर में जो भी शिकायत प्राप्त हो रही है संबंधित विभाग समय रहते ही शिकायतों का निपटान करना सुनिश्चित करे और शिकायत के निवारण की सूचना संबंधित प्रार्थी को भी दे। समाधान शिविर में लगभग 68 कंप्लेंट्स आई थी, जिनमें से 49 कंप्लेंट्स लगातार इन सबका जो भी समस्या लेकर समस्या का समाधान किया जाता है वरदान साबित हो रहे हैं। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से CSC ऑपरेटर है, आधार ऑपरेटर है, इलेक्शन ऑफिस है, इन सबको एक साथ उठाया गया है ताकि जो भी समस्या लेकर है उनके मौके पर समाधान किया। गौरक्षा दल और हिंदू संगठनों से जुड़े लोग नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से सोमवार को उनको कार्यालय में मिले। नवनियुक्त SP विजय प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद गौरक्षा दल से जुड़े अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा गौ सेवा आयोग से जुड़े हुए सुरेंद्र आर्य सहित हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने एक सुर में गौ हत्या और गौ तस्करी बंद करने की मांग की। समाजों में गो हत्या को करने वाले लोग ज्यादा नहीं है।
मुस्लिम समाज में कुछ ही लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उनको बार बार समझाया भी गया है, लेकिन वो उस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब प्रशासन भी और हम गोरक्षा दल हरियाणा संगठन की तरफ से भी और अन्य धार्मिक हिंदू संगठनों के माध्यम से इस काम को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये हमने ठान लिया है और इस कार्य को निश्चित रूप से हम बंद करवाएंगे। इसलिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारा उनसे निवेदन है, जो इस काम को करते, सभी नहीं करते, जो इस काम को करते वो इस काम को छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम साम दाम दंड भेद और सरकार की नीति भी की। एसएचओ थाना सिविल लाइन लेडी इंस्पेक्टर शीलावंती जानकारी देते हुए कहा कि देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी, भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। चली हुई है उसकी जगह अब बीएनएसएस और बीएनएस और बीएसए के तहत हम इसमें अब कार्रवाई अमल में लाएंगे प्रत्येक थाने में, और इसमें कुछ राहत भी दी गई है। जैसे 2 या 3 साल के सजा वाले मुकदमे हैं उनमें सुधरने का मौका जो माननीय अदालत है उनके द्वारा आरोपियों को दिया जाएगा। जिस तरह की इंडियन पेनल कोड है या एविडेंस कोड है, सभी को बदल दिया गया है। कितना लगता है लोगों को जो नए कानून आए हैं इसका सुधारात्मक प्रवृत्ति होगी या कितना फायदा मिलने वाला है? कि अपराधों की जो कमी है और उनमें जो सजा का प्रावधान है वो निरंतर अपराध की गतिविधि, अपराध की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अपराध जितना ज्यादा होगा सजा भी उतनी होती है। और जो रही है राहत की बात, तो अपराधों में जितना भी हो सकता है कम सजा वाले मुकदमों में ही राहत मिल पाएगी, लेकिन जो हीनियस क्राइम है। देश में नए कानून के लागू होने के बाद सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई यानी कि धाराएं शामिल की गई हैं। जो कुछ धाराओं में बदलाव है उन्हें हटाया गया है। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में काफी बदलाव होगा। पुराने कानून को बदलकर नए कानून को लेकर कामकाज में काफी समय तक दिक्कत का तो सामना करना पड़ेगा। कानून में संशोधन की आवाज तो पहले से ही चली आ रही थी। आज से कानून में बदलाव को लेकर काफी कुछ बदलने जा रहा है। तीन कानून थे, भारतीय दंड संहिता, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी। अब इनको बदल के भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा शांति 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 तीनों में तब्दील कर दिया गया है। जिसमें से जैसे 302 की जो धारा थी उसको 103 में तब्दील कर दिया गया। इस तरह से बहुत ज्यादा परिवर्तन कानून में आए हैं। एक जुलाई 2024 से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जो काफी बड़ा परिवर्तन है और भविष्य में आपराधिक सिस्टम में बड़े और सकारात्मक नतीजे मिलने की उम्मीद है। इन कानूनों का उद्देश्य आरोपी को सजा दिलवाना नहीं बल्कि पीड़ित को तुरंत न्याय दिलाना है। ये कहना है रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित का। अपने कार्यालय में पत्रकारों से 3 नए आपराधिक कानूनों पर बारीकी से चर्चा कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक गौरव राज पुरोहित ने इन नए कानूनों पर ज्यादा जानकारी देते हुए कहा कि अब पीड़ित पक्ष को न्याय पाने के लिए पहले की तरह वर्षों तक थानों और कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एफआईआर से लेकर कोर्ट के अंतिम फैसले तक पुलिस की पूरी प्रक्रिया तथ्यों पर आधारित होगी ताकि पीड़ित को तुरंत न्याय मिल सके। देखिए, जो हमारे पहले 3 कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इनको जो है अब बिल्कुल बदल दिया गया है और नए 3 कानून आए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता। तो ये बीएनएस, बीएनएसएस और जो भारतीय बीएसए, जो ये 3 नए कानून हैं, अब आज की तारीख 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश में जो है लागू हो चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष जयंती समारोह का आयोजन 21 जुलाई को हिसार में किया जाएगा। बालसमंद रोड स्थित प्रशिक्षण संस्थान के मैदान में आयोजित होने वाले जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि समारोह में प्रदेश भर से भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने तथा सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग की बैकलॉग को पूरा करने की घोषणा करने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन करेंगे। 21 जुलाई को आयोजित होने वाले इस जयंती समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे तो हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है, लेकिन विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास की पिछले कई सालों से मांग थी कि क्रीमी लेयर की जो सीमा है वो 8 लाख की जाए, सेंटर की तर्ज पे की जाए और बैकलॉग को भी पूरा किया जाए और अनेक तरीके की मांगे थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये निर्णय लिया कि पूर्व सैनिक ओम प्रकाश, जो कि गांव पाडला के रहने वाले हैं, प्रशासन द्वारा उनके गांव में 28 तारीख को पैमाइश की जा रही थी और वो भी उसे देखने पहुंच गए, लेकिन अगले ही दिन पैमाइश में खड़े होने के कारण रंजिश रखते हुए इस गांव के 4 लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। ओम प्रकाश ने बताया कि वो अपनी जान बचाते हुए पाइप फैक्ट्री चले गए और वो लोग भी उनके पीछे पीछे फैक्ट्री में आ गए और वहां लाठी डंडों, शराब की खाली बोतल और खेती में प्रयोग की जाने वाली कस्सी से उन पर हमला शुरू कर दिया और उन्हें घायल कर वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्व सैनिक की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना का ऐसे ताजुद्दीन के साथ मेरा ये वारदात हुआ है। इनकी 28 तारीख को पैमाइश थी, प्रशासन आया था, सेक्रेटरी साहब, गिरदावर साहब गवर्नमेंट की तरफ से, वहां भी इन्होंने गाड़ी गलौज किया, मैं खड़ा था तो गिरदावर साहब ने प्रशासन बुला लिया। उसके बाद हम वहां से चले गए, पैमाइश होगी, निशान लगा दिया इनके यहाँ। हमें कोई वो भी नहीं था कि भाई इनका कुछ नुकसान हो। दूसरे रोड में खाना लेने गया तो मेरी वाइफ नहीं थी, शाम को होटल पे रोड पे मिला और पैमाइश में तू भी था, मैं तो क्या था गवर्नमेंट थी, तो उसने मेरे साथ गाड़ी गलौज किया। वहां से मैं छुटकाराबाद के रोड की स्वाति फैक्ट्री है वहां चला गया। वहां लड़का मेरे खाना लेने गया हुआ था, भोलू कबाड़ी। जब मैं वहां गया तो भोलू कबाड़ी के ताला लग रहा, रोड पार किया, मैं उस फैक्ट्री में चला गया। इतनी देर में 4-5 लोग आए। इसका खुद का बेटा है मनोज का, चंकित नाम है, एक इसका भाई विनोद है, 2 बेटे उसके थे, एक इसका छोटा भाई है। खेत की पैमाइश में खड़े होने के कारण पूर्व सैनिक पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद पूर्व सैनिक ने शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि जमीन की पैमाइश में खड़े होने के कारण सेना के पूर्व सैनिक पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया। अपनी जान बचाकर वो एक फैक्ट्री की ओर भागे, हालांकि बदमाश भी उनके पीछे पीछे भाग गए और फैक्ट्री में पहुंचकर उनके साथ लाठी डंडों और शराब की बोतलों से वार करने लगे। पूर्व सैनिक ने मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। मानसून जल्द दस्तक देने वाला है। मानसून के साथ बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि हर साल मानसून में डायरिया के मरीजों से इजाफा होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रेणु चावला ने अपील की है कि बच्चों का खास ध्यान रखें। मानसून जल्द दस्तक देने वाला है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है। उनका कहना है कि डायरिया का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें।
मानसून के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपको बता दें कि मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी है। इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जानकारी दी गई है कि महिलाएं अपने छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें। मानसून की दस्तक के साथ बीमारियों का खतरा भी मंडराने लगता है, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आज जैसे हमारा पुंडरी में है, हमारा एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, स्टॉप डायरिया कैंपेन। ये हमारा 1 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक चलेगा, क्योंकि इन्हीं दिनों में बरसात के कारण या कुछ अदर कारणों के कारण डायरिया के केसेस के लिए सबको अवेयर किया जाएगा। जो हमारी सभी मेडिकल ऑफिसर्स हैं, सभी ANMs हैं, मेल वर्कर्स हैं, आशा वर्कर के लेवल तक ये सब लोगों को बताएंगे भी, और घर जाके जैसे ORS के पैकेट्स हैं वो भी देंगे और बताएंगे कि कैसे किसी बच्चे को अगर लूज मोशन लगते हैं, डायरिया लगता है तो उनको क्या करना है, उन्हें घबराना नहीं है। एक तो अगर छोटा बच्चा है तो उसका स्तनपान जारी रखना है। हिसार के सेक्टर 33 में करोड़ों रुपए की सड़क पर बरसात में तारकोल बिछाया गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि बरसात होने के दौरान सड़क पर रोड तैयार करने का माल डालते हुए मजदूर नजर आ रहे हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये सड़क 5 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार की जा रही है। हिसार के सेक्टर 14 बारिश के दौरान सड़क निर्माण का मामला नगर निगम के अधिकारियों के सामने आया है। जब सड़क बनाई जा रही थी उस समय बारिश शुरू हो गई थी। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने ठेकेदार से नोटिस देकर जवाब मांगा है। सरकारी नियमों के अनुसार अत्यधिक ठंड और बारिश में तारकोल की सड़क नहीं बनाई जा सकती। तारकोल की सड़क बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले को लेकर संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि बारिश और ठंड के दौरान तारकोल से बनी हुई सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है, जिसको लेकर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। इसके साथ ही ठेकेदार को भी नोटिस जारी कर पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा है। बारिश के मौसम में तारकोल से सड़क निर्माण को लेकर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। ये सेक्टर 14 में हमारा काम चल रहा है स्पेशल रिपेयर का, और इसमें ये सेक्टर 14 और 33 के बीच में जो हमारी आउटर रोड है 14 सेक्टर की, वो है ये रोड। और ये उस दिन 29 तारीख का वाकया है कि हमारा काम तो सुबह से चल रहा था, लेकिन उस दिन अचानक बारिश आई। वो कोई 4-5 mm बारिश के करीब है, और जो लास्ट जो मटेरियल बचा हुआ था वो मशीन में डल गया था और उसी को कॉन्ट्रैक्टर लेकर आया था। लेकिन फिर भी हमने हमारे मतलब उसके लिए कि भाई अगर ये खराब होता है रोड, इसकी हम टेस्टिंग भी कराएंगे, और हमने कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत भी दे दी कि इसको उखाड़ के दोबारा बना दें। और वैसे भी हम इसमें थर्ड पार्टी रिपोर्ट कराते हैं हमेशा, तो हमारी तरफ से इसमें कोई वो नहीं है। यमुनानगर में भारी बारिश और आंधी तूफान ने जगाधरी के हुडा सेक्टर 17 में एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से 3 गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मौसम के तापमान में भी गिरावट दिखाई दे रही है और सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि पेड़ बुरी हालत में है, कभी भी गिर सकते हैं। उनमें दीमक लगी हुई है। इन पेड़ों को कटवाने के लिए नगर निगम को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को अब तैयार हैं। आंधी तूफान के चलते मकानों और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। मौसम के तापमान में गिरावट से लोगों को राहत मिली है। चलवाएंगे इन पे 2-4 दिन और रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, हमने अपनी जान बचाने जी, ले जाएंगे थाने में, ले जाएंगे, डाल देंगे। कितने दिन रखेंगे? प्रशासन में दिया कटवाने के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी दिया। उन्होंने ट्रिमिंग की परमिशन दी। ट्रिमिंग करवाने लगे तो कुछ भाइयों ने ऑब्जेक्शन किया,
तो वो काम भी बीच में रुक गया। नहीं, जैसे पेड़ खाए हुए हैं, खोखर है, तो ये दिखाए या बताए नहीं, सब दिखाया हुआ है जी उनको, सब फोटो डाली हुई है, दी हुई है जी कि जितने भी पेड़ है ना जी, ये कम से कम 40 साल पुराने हैं जी, तो इनकी जड़ें बिल्कुल खराब होगी जी। और तो ये तो बिल्कुल जो है जी प्रशासन को कटवाने चाहिए। जब तक ये नहीं कटेंगे ये पूरा खतरा है जी चारों तरफ जो है। आज देख लो आप कितनी गाड़ियां खराब हुई हैं, कितनी गाड़ियों का नुकसान हुआ है जी। और ये पेड़ देखो अगर कहीं बिल्डिंग पे गिर जाता जी तो बड़ा तकड़ा नुकसान होना था जी। तो ये तो प्रशासन को चाहिए जी, हमारी तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि भाई इन पेड़ों को जो है जो खराब है वो कटवाए जाए। करनाल में दिन दहाड़े कार पर हुई फायरिंग के मामले में एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया। बता दें कि इमिग्रेशन सेंटर चला रहे व्यक्ति ने बंदूक का लाइसेंस और पुलिस सुरक्षा लेने के लिए ड्रामा रचा था। युवक ने यूपी से शूटर बुलाकर अपनी कार पर गोलियां चलवाई थी। वहीं एसटीएफ ने मास्टरमाइंड अमनदीप और 3 आरोपियों को काबू किया। मामले को लेकर एसटीएफ प्रभारी दीपेंद्र राणा ने बताया कि बीते दिनों करनाल बस स्टैंड के पास बने एक इमिग्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ी कार पर अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाने की घटना हुई थी। इस घटना को लेकर एसटीएफ ने खुलासा किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड और 3 आरोपियों को एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। जो ओल्ड बस स्टैंड है उसके पीछे कोपेरा आईलेट सेंटर है, उसके ऊपर उसके जो मालिक है उसकी गाड़ी के ऊपर संडे वाले दिन 2 युवकों द्वारा 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई थी। और उसके बाद एक विदेशी नंबर से उस आईलेट सेंटर के मालिक को 1 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई थी, जिस संबंध में थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज की गई थी। और क्योंकि मामला ये फिरौती से जुड़ा हुआ था तो इसकी तफ्तीश एसटीएफ करनाल द्वारा भी की गई। जो इसकी तफ्तीश के दौरान हम 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। और जब उसमें गिरफ्तार से उनसे गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि जो इस सारी ही जो वारदात का साजिश करता है वो खुद उस ओनर है उस दुकान का। क्या नाम है उसका? अमनदीप है उसका। हरियाणा सरकार ने 2023 में लिंगानुपात के आंकड़ों को जारी कर दिया है। बता दें कि सोनीपत जिले का गांव हलालपुर बेटियों के जन्म दर में प्रथम स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुआ है, जिसमें 1000 लड़कों के पीछे 1067 बेटियों ने जन्म लिया। इस गांव की आबादी 5020 है। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब इस गांव की सबसे होनहार छात्रा कुमारी सलोनी को, जो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर सबसे ज्यादा अंक प्राप्त कर चुकी हैं, उसको प्रथम श्रेणी का 75,000 रुपए नगद पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया गया है। ये जो है सरकार द्वारा सम्मान जो है वो दिया जाना सुनिश्चित किया जाता है। ये इस वर्ष हमारा जो 2023 का जो हमने डाटा निकाला, इसमें जो हमारा हलालपुर गांव है इसकी सबसे ज्यादा 1667 इसकी सेक्स रेशियो जो है वो आई थी। मतलब प्रति 1000 लड़कों पे 1667 इन बेटियां हमारी जो हैं वो पैदा हुई हैं इस गांव में। और दूसरा गांव जो है वो रसोई है और इसकी जो सेक्स रेशियो है वो 1600 आई थी, जो हमें रिकॉर्ड के अनुसार 1600 इसकी सेक्स रेशियो थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।